सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केरल जो है उसको तमिलनाडु से मिलाता है? कौन सा घाट है जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाल घाट के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाल घाट। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सुनते रहिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस पहाड़ी पर लावा? लावा क्या होता है आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के अंदर से लावा और मैग्मा निकलता है, जो कि पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ होता है, जो बाहर आकर के ठोस रूप धारण करता है। तो खास करके कौन सा पहाड़ जो है लावा निक्षेप से बने हैं या लावा निक्षेप जहाँ पे मिलते हैं, तो वो जो पहाड़ है वो है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ए, राजमहल। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरावली और विंध्याचल। अरावली पर्वत आपको पता ही होगा, विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? ठीक है, तो अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में है, मालवा का पठार अवस्थित है। याद रखिएगा, अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्याचल के बीच में स्थित पठार है। ऊटी, ऊटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, लोग जो है गर्मी के मौसम में जो है वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ऊटी ठंडा जगह है। तो यह एक प्रकार का क्या है? पर्वतीय नगर है। ये ऊटी क्या है आपका? एक प्रकार का पर्वतीय नगर है, जहाँ पे लोग ग्रीष्मावकाश के दौरान जाते हैं गर्मी में ठंडक का एहसास करने के लिए। तो ये एक प्रकार का आपका हिल टाउन है ऊटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए, अरब सागर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जैसे मैक्सिमम नदी तो आपका जो है, मैक्सिमम नदी आपका कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है इस एरिया में। लेकिन ये इस साइड कौन सी नदी है जो उल्टा बहती है, यानी आपका जो है पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है? तो 2 ही नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तो यानी अरब सागर में कौन गिरेगी? तो नर्मदा नदी। याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लूनी किसकी सहायक नदी? आपको पता होगा, लूनी नदी कच्छ का रण गुजरात में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो लूनी किसकी सहायक नदी है? तो इसमें से कोई भी नहीं है लूनी की सहायक नदी। इनमें से लूनी किसी का भी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा झील कश्मीर में है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? चिल्का झील है? बिल्कुल नहीं। कोलेरू झील? ये भी नहीं। हाँ, डल झील के बारे में आपने सुना होगा, श्रीनगर कश्मीर में है। तो डल झील याद रखिएगा कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। 7 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डल झील। लोनार झील यानी भारत में ही स्थित है, कहाँ पे है? जो कि उल्का पिंड के पृथ्वी पे टकराने से बना है, आपने पढ़ा होगा। तो ये महाराष्ट्र में है, लोनार झील महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, उल्का पिंड का पृथ्वी पे टकराने से इसका निर्माण हुआ है लोनार झील का। तो कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, क्योंकि आप लोग ये सब जानते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग जवाब देते रहिए इसको। आप लोग भी आंसर सुनते भी रहिए और बताते भी रहिए। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पहले से पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नदी चैप्टर में ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। बताइए कौन सी नदी है जिसको कि दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं? बताइए इनमें से कौन नदी हो जाएगा जो सबसे बड़ी नदी है? जरा बताइए आप लोग, क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा? आप लोग एक्टिव रहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है। आप लोग आंसर जरूर देते रहिए, आंसर जरूर देते रहिए। चलिए
इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो गोदावरी नदी। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी। टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, नदी नहीं है बोल रहा है। देखिए सोन तो है ही, सोन नदी हाजीपुर के पास पटना में मिल जाती है आसपास। बेतवा, बेतवा भी नदी गंगा में मिलती है। आपका लोहित नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। 10 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहित नदी। जून से सितंबर, आपको पता ही है जून में आपका क्या आ जाता है, केरल के तट पे मानसून उतर जाता है 5 जून तक। तो क्या चीज़ का स्टार्ट हो जाता है भारत में, तो वर्षा ऋतु। जून में, जून के बाद भारत में वर्षा ऋतु आ जाती है। तो जून से सितंबर के बीच भारत में किस ऋतु, कौन सा ऋतु रहता है, तो याद रखिएगा वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक भारत में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर के भारत में वर्षा कराता है। जाड़ा में जो चक्रवात है वो किधर, किस तट पे आएगा, ठीक है। तो ठंड के मौसम में जनरली आपका जो है चक्रवात जो है जाड़े के मौसम में कहाँ पे आता है, बताइए आप लोग। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जाड़े के मौसम में जो चक्रवात आता है वो भारत के उत्तर पश्चिम एरिया कौन सा, जैसे हम अभी भारत का, जैसे मान चलिए भारत का मैप है, देखिए या तो इस तट पे या तो ये तट पे टकराएगा। तो यहाँ पर जो है इस एरिया में, ठीक है, उत्तर पश्चिम एरिया में आपको जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराते हैं, तो इस दिशा से चक्रवात आता है और भारत में वर्षा कराता है जाड़े में, ठीक है। तो ये एरिया जो है आपका उत्तर पश्चिम वाला एरिया है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। जाड़े में वर्षा इसी एरिया, इसी चक्रवात के माध्यम से होता है। जब भी आएगा इस तट पे तभी आपका जाड़े में वर्षा होगा। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आपको पता होगा, मानसीराम मेघालय। चेरापूंजी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा अगर भारत में पूछ देगा और चेरापूंजी भी ऑप्शन देगा तो मानसीराम को मारेंगे। मानसीराम मेघालय भारत में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा का केंद्र है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछेगा, बार बार पूछते रहता है ये बीपीएससी में। तो मानसीराम मेघालय, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम मेघालय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण मतलब गर्म, तो चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं, तो ये जब भी आएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो भारत का जो दक्षिण पूर्वी पार्ट है, ठीक है, वहीं यानी उड़ीसा के तट पे, कहाँ पे आएगा, तो उड़ीसा के तट पे, दक्षिण, इसको हम बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व पार्ट, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उड़ीसा के तट पे। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आएंगे, तो उड़ीसा के तट पर। इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है। सबसे कम वर्षा, तो देखिए ऊंचाई के कारण सबसे कम वर्षा आपका लेह लद्दाख में होता है, क्योंकि उसके नीचे ही बादल बनता है। तो लेह लद्दाख में वर्षा बहुत ना के बराबर ही होती है, अत्यल्प वर्षा होती है, बहुत कम, ना के बराबर, लेह लद्दाख, याद रखिएगा। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसको जाता है, ये जब हमने मानसून जलवायु चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से क्लियर किया था। तो लौटते मानसून के कारण जो है आपका जो है तमिलनाडु में जब मानसून लौटता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वो वर्षा कराता है। तो लौटते मानसून के कारण, याद रखिएगा, लौटते मानसून के कारण आपका तमिलनाडु में ठंड, दिसंबर महीना में वर्षा होती है। उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को, जो उत्तर भारत में है, ऐसे लू भी कहते हैं गर्म हवा को, और काल बैसाखी उसको कहा जाता है। धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है, ऐसे हवा रहता, ठीक है, गर्म हवा को लू कहते हैं। लेकिन अगर पूछ दे धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, तो उसको काल बैसाखी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, ठीक है, तो भारत में वर्षा 118 सेंटीमीटर औसतन होता है, ठीक है। औसतन वर्षा पूछे भारत में कितनी होती है, तो याद रखिएगा 118 सेंटीमीटर, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, लगभग एवरेज औसतन, ठीक है। 118 सेंटीमीटर बारिश भारत में होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
तो जो भी गर्म प्रदेश है पर्णपाती वन, जहाँ पत्ते झड़ते हैं फिर नए पत्ते आते हैं, उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। तो इसका सबसे प्रमुख जो पेड़ होता है, तो 19 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सखुआ। उसमें सखुआ निश्चित रूप से होगा। तो सर प्रमुख पेड़ कौन सा होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का? तो याद रखिएगा सखुआ। सखुआ जो होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख, ठीक है, प्रमुख वन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाघ परियोजना, देखिए बाघ परियोजना हमने आपको बताया था टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, और 1973 से ही भारत में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास करके ये ईवीएस का भी टॉपिक हो जाता है। तो बाघ के शिकार की योजना बिल्कुल गलत। बाघ के शिकार की योजना, बाघ परियोजना का क्या हो सकता है? ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद विदेश से बाघ का आयात की योजना, ये भी गलत है। बाघ संरक्षण की योजना, ये बिल्कुल सही जवाब है। बाघ परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है? टाइगर रिजर्व जो होता है वो मेन रूप से क्या होता है? तो बाघ के संरक्षण करने की योजना होती है। इनमें से उत्तराखंड का बाघ परियोजना, कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बाघ को संरक्षण करने के लिए टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। कार्बेट भारत का पहला जो है ये आपका रिजर्व है। तो कार्बेट याद रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड में है। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। बाघ के लिए टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो उत्तराखंड याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड, कार्बेट। चलिए 22 नंबर आते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, देखिए जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपका प्यारा बिहार है, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या के मामले में पूछे तब आपको यूपी को ले जाना है, उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, इसीलिए जनसंख्या भी ओवरऑल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इनमें से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे घनी जनसंख्या, क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो घनी जनसंख्या याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे घनी यानी आपका घनत्व के दृष्टिकोण से प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से बिहार 1 नंबर पे आता है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में निवास करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात बोले नेशनल टेरिटरी, तो उसमें सबसे कम जनसंख्या के मामले में याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपका लक्षद्वीप में है। ये सब जनसंख्या चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसमें अच्छे से बताया हुआ है। निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए सबसे दुर्गम और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की आबादी बहुत कम है जनसंख्या घनत्व के मामले में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। दुर्गम एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, इसलिए। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ये तो सबको पता होगा, बिहार का भी मिलता है, उत्तर प्रदेश का भी मिलता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का मिलेगा नहीं, पंजाब का भी नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन के हिसाब से क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। महाभारत श्रृंखला एक प्रकार का क्या है? तो महाभारत श्रेणी के बारे में आपने सुना है, बताइए वो क्या है? पर्वत श्रृंखला है, राजभवन है, मैदानी भाग है, क्या है? महाभारत श्रृंखला आपने पढ़ा होगा। तो यह एक पर्वत श्रृंखला है, क्या है? माउंटेन रेंज है, याद रखिएगा। वह क्या है? तो एक प्रकार का पर्वत श्रृंखला है महाभारत श्रेणी। नेपाल में गंडक नदी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। खास करके पड़ोसी देश के बारे में जरूर जानकारी रखिएगा। भूटान हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, जिसको बर्मा भी कहते हैं, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब देश की बेसिक जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, ठीक है। उसके बाद नदी उदी के बारे में भी बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके 6 to 12 में पूछे जाएंगे। चलिए, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और नारायणी नदी पवित्र नदी के रूप में
नेपाल में जानी जाती है। तो नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका नारायणी नदी। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको पता ही है, एवरेस्ट है। दुनिया का सबसे 8,848 मीटर ऊंचा है। किस नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में? तो उसको सागर माथा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, VVI है, इम्पॉर्टेंट है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो जो भी लोग अब तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, क्रैश कोर्स या 4.0 के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ले सकते हैं। आपके लिए सारे जो भी वीडियो है टॉपिक वाइज आपके कराए जा चुके हैं। आपको PDF साथ साथ वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज आपको ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जुड़ें और आपके लिए ज़रूर ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं और से नहीं बल्कि हमारे क्लास नोट्स के ही लगभग रहते हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो जितना चीज़ हमने आपको नोट्स में दिया है कंटेंट में, वीडियो देखिए, चाहे मैथ का हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे जो भी है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन पेपर तो आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन जो भी बनने वाला होगा वो क्लास नोट्स के ही होंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन की तो गारंटी नहीं है, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चन आपको ज़रूर उस पर आधारित या उस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये सेम क्वेश्चन है, अभी नारायणी नदी के ही तट पे है। जो काठमांडू है वो नेपाल में, वो नारायणी नदी के ही तट पे है। तो नारायणी नदी याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नारायणी नदी। भूटान की राजधानी, देखिए भूटान के बारे में अब आ ही गया क्वेश्चन, तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। याद रखिएगा, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। अभी हम लोग 70-75 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह के मतलब सेम टू सेम आएगा। हो सकता है ये भूटान की राजधानी नहीं पूछेगा थिम्पू कहाँ की राजधानी है। इस तरीक़ा से घुमा फिरा के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, जो अन्य हवाई अड्डा है भूटान में थिम्पू के अलावे, वो हवाई अड्डा आपका पारो में है। कहाँ पे है? तो पारो में है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो भूटान की है, देखिए 8,848 तो आपको पता ही है, ये एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इससे कम ही होगा जब भी होगा तो। ठीक है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चोटी है, तो जब भी होगा इससे कम होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो ऊंचाई है वो 7,553 मीटर है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 7,553 मीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेकोबाबाद किस कारण से जाना जाता है? तो ये जो जेकोबाबाद जो है वो जाना जाता है सबसे अधिक गर्म क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? तो गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो भूटान में भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो चूंकि पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ भारी वर्षा होती है, तो कितना होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 250 सेंटीमीटर, यानी 250 सेंटीमीटर बारिश जो है भूटान में होती है। भूटान में साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा, भूटान में साक्षरता दर 52.8 है। कितना है? तो 52.8 है। याद रखिएगा। कई बार बिहार का भी पूछ देता है, तो एवरेज जो है बिहार की साक्षरता दर 61% के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भूटान के कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार है? यानी आपको पता होगा कि भूटान जो है पर्वतीय प्रदेश है, लेकिन भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग में वन हैं? तो याद रखिएगा, भूटान के 20% भाग में ही वन हैं। ठीक है, बांग्लादेश का 1955 में क्या नाम दिया गया? तो शुरुआत में बांग्लादेश जो जाना जाता था वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा किसके नाम से जाना जाता था। और आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश भारत की मदद से बना ही था। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश का 1955 में क्या नाम दिया गया था? तो शुरुआत में उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान तो जो पाकिस्तान है वो है ही। पूरब, चूँकि पाकिस्तान दो भाग में बटा था जब आपका देश आज़ाद हुआ था,
एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान आगे चल करके 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ और उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ ही है। तो कितना है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो है आपका 4096, 4096 याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ ही है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ ही जुड़ी हुई है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को, याद रखिएगा बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 तो याद ही रहेगा आपको इसे, लेकिन डेट भी याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप में आपको पता होगा एशिया महाद्वीप के दक्षिण साइड में ही होगा, दक्षिण पूर्वी भाग में होगा बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? तो ऑप्शन क्या दिया? दक्षिणी भाग। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भाग में है। एशिया महाद्वीप के किस भाग में है बांग्लादेश? तो याद रखिएगा दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, ये तो आप लोग बार बार पढ़े होंगे, ब्रह्मपुत्रा को जो है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की आकृति आपको पता ही होगा, इसको कैसा बोल सकते हैं? एक नारियल की तरह, नहीं तो यह एक नारियल की तरह है। श्रीलंका की आकृति क्या है? एक नारियल की तरह है। पीडुरु ताल गला किसकी स्थलाकृति है? तो ये एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का जो है शिखर की स्थलाकृति है। श्रीलंका की राजधानी आपको पता ही होगा कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो कोलंबो है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू मध्य है वो पाक जल डमरू मध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पाक जल डमरू। कई बार लोग को लगता है भारत पाकिस्तान के बीच में होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारत, तो जैसे भारत का नीचे वाला एरिया है और ये वाला जो एरिया है तो इसी को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है, ठीक है। तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्रीलंका कब लोकतांत्रिक देश हुआ? श्रीलंका भी एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये कब इसको लोकतंत्र की स्थापना श्रीलंका में की गई थी? तो याद रखिएगा लोकतंत्र की स्थापना श्रीलंका में 1956 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो आपका पाकिस्तान का कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कराची में स्थित है। पाकिस्तान के कराची में सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है। पाकिस्तान का कौन सा नगर खेल के सामान के लिए जाना जाता है? तो सियालकोट, याद रखिएगा वहाँ पे खेल की सामग्री मिलती है। जैसे अगर भारत का पूछेगा तो जालंधर में आपको खेल का सामान मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पाकिस्तान का कौन सा नगर खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सियालकोट, याद रखिएगा। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी का नाम है तख्त सुलेमान। कहाँ पे उसकी ऊंचाई क्या है? तो तख्त सुलेमान की ऊंचाई जो है वो आपका है 3480 मीटर, 3480 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? तो सिंधु नदी का बहाव जो है याद रखिएगा ये जो दिशा है ये दिशा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये दिशा हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम की ओर। कौन सा दिशा हो जाएगा? तो सिंधु नदी का बहाव है दक्षिण पश्चिम की ओर। 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। इनमें से कहाँ पे परमाणु केंद्र स्थापित किया गया? तो वाराणसी। देखिए जो भी सघन एरिया है वहाँ बिल्कुल नहीं किया जाता है। केगा, ठीक है, केगा में स्थापित किया गया है। जैसे काकरापारा है, केगा है कर्नाटक में है, उसके बाद काकरापारा गुजरात में है, ठीक है। कई बार नरोरा के बारे में पूछेगा कहाँ है? तो यूपी में है। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है।
केगा कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपको पूछते रहेगा, ठीक है, परमाणु संयंत्र के बारे में। हिरोशिमा आपको पता ही होगा, ये तो विश्व इतिहास में हम लोग ऐसे भी पढ़े थे, हिरोशिमा नागासाकी पे बम अटैक हुआ था, तो ये तो जापान में है, आपको पता होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में जब बम गिरा था, पहले हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, फिर फैट मैन गिराया गया, ठीक है। बम का नाम है लिटिल बॉय। 6 अगस्त को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है फैट बॉय गिराया गया था, ठीक है। फैट मैन या फैट बॉय याद नहीं है मुझे, थोड़ा उतना देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है, ठीक है। रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोधर्मी प्रतीक का विकास किसने किया है। देखिए, रेडियोधर्मी वो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं जिससे कि एक्स किरणें निकलती रहती है, जो कि मानव शरीर के लिए खतरनाक होता है। और इससे बचाव के लिए जो है कहाँ की यूनिवर्सिटी ने उसका प्रतीक का जो है विकास किया है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, ये आपको पता होगा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ट्रॉम्बे, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रॉम्बे में। विश्व में सबसे पहले किस स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था, तो परमाणु बम तो हिरोशिमा पे ही गिराया गया 6 अगस्त 1945 को, तो 56 का सी हो जाएगा। भारत में कहाँ भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण हेतु किया गया, तो पोखरण में किया गया था, ठीक है। पोखरण में ये आपका भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था, पोखरण राजस्थान में है। भोपाल त्रासदी, ये कई बार पूछेगा, कब हुआ था, तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में, 1984 ईस्वी में। तमिलनाडु के तूतीकोरिन तांबा उत्पादन केंद्र में गैस के रिसाव से किस प्रकार की बीमारी फैली थी, तो वहाँ पर जो है उल्टी और सीने में जलन, याद रखिएगा। तूतीकोरिन जो कि एक बहुत व्यापारिक प्राचीन समय से ही है, ठीक है, तो वहाँ पे गैस के रिसाव से ये उल्टी और सीने में जलन वाला जो है बीमारी उत्पन्न हुआ था, तो याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है, ठीक है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है अम्ल वर्षा में, तो दामोदर घाटी परियोजना आपने पढ़ा होगा, झारखंड में है, ठीक है। डेंगू बीमारी का क्या कारण है, तो जल जमाव के कारण ही डेंगू मच्छर वहाँ पे पनपते हैं, खास करके साफ़ सुथरे जगह पे भी अगर जल जमाव है तो वहाँ पर भी आपको डेंगू मच्छर पनप जाते हैं, या कोई कचरा या कोई डब्बा में पानी जमा हो गया तो जल जमाव के कारण डेंगू की बीमारी होती है। एंथ्रैक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का अति सूक्ष्म विषाणु है। एंथ्रैक्स क्या है, एक अति सूक्ष्म विषाणु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुमानतः भारत में एड्स पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये जो है इस पीड़ित लोगों की संख्या लगभग भारत में 21 लाख के आसपास है, ठीक है, 20.9 लाख, ठीक है, इतने लोग एड्स से पीड़ित हैं भारत में, लगभग अनुमान है। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, सामान्य आपदाएं जो होती है उसको मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव निर्मित आपदा। जैसे अगर आप बम गिरा दिए कहीं तो वो मानव निर्मित हो गया, जैसे हिरोशिमा पे बम गिरा तो वहाँ पे जो आपदा आया वो मानव निर्मित आ गया, कहीं भूकंप आ गया तो वो प्राकृतिक आपदा। तो मेन रूप से 2 ही भागों में बांट सकते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक आपदा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से आतंकवादी आपदा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, अनजान गठरी झोला आदि नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल सही है। गांव नगर मोहल्ले में आतंक विरोधी वातावरण बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। संदेहात्मक गतिविधि को व्यक्त होने पर पुलिस को सूचना देना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। आतंकवादी आपदा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो 1 से अधिक। सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग निशान क्यों बनाए जाते हैं, तो सड़क पर जो है सुंदरीकरण के लिए नहीं,
गाड़ी रोकने के लिए ये भी नहीं है। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होता है, जहाँ से लोग पार करते हैं क्रॉसिंग से, ठीक है। बहुत ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्योंकि एससीईआरटी बुक में आपके ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग निश्चित रूप से बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर पैदल चलते समय सड़क के किस ओर चलना चाहिए? तो सब लोग को पता ही है, बाईं ओर चलना चाहिए। जब भी चलना चाहिए तो बाईं ओर ही चलना चाहिए। रेल यात्रा में कौन सा सामान लेकर नहीं चलना चाहिए? अपना सूटकेस, ये तो ले ही जा सकते हैं। खाने पीने के सामान भी ले जा सकते हैं। गैस सिलेंडर बिल्कुल ये नहीं ले जाना चाहिए। ये अगर आप ले जाते हैं, ऐसे भी आपको ले जाने देगा नहीं, ठीक है। तो गैस का सिलेंडर आप नहीं ले जा सकते हैं, ये खतरा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन से संबंधित नहीं है? पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रशिक्षण बिल्कुल संबंधित है। आपदा के बाद निश्चिंत हो जाए, ये आपका ये संबंधित नहीं। निश्चिंत होना नहीं होना, ये इससे आपदा को कोई मतलब नहीं। आपदा के समय प्रबंधन की गतिविधियाँ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इससे संबंधित नहीं है। ग्रीष्मकाल में निम्नलिखित में से किस आपदा की संभावना? अभी देखिए पटना में भी आग लग गई, बहुत 6 लोग जल के जो है पटना स्टेशन के पास ही होटल में। तो ग्रीष्मकाल में आप देखते हो आग खूब लग रहा है, नहीं तो वायु दुर्घटना, ये किसी भी मौसम में कभी भी हो सकता है। रेल की दुर्घटना, ये सब इसकी संभावना कभी भी किसी भी मौसम में हो जाती है। आगजनी जो होता है वो खास करके गर्मी के मौसम, और ख़ास करके अभी का जो सीज़न है अप्रैल मई का, इसमें मई और जून में, जून मतलब वर्षा से पहले, ठीक है। तो अप्रैल में आप देखिएगा, मई में आपको आगजनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा देश स्तर पर, क्योंकि मौसम बहुत गर्म रहता है इस कारण से। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक आपदा प्रबंधन का प्राथमिक क्रियाकलाप है? निकट स्वास्थ्य केंद्रों को सूचित करना, आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करना, स्वच्छ जल एवं भोजन का प्रबंध करना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ये सब सारे प्राथमिक क्रियाकलाप हैं किसके? तो सामुदायिक आपदा प्रबंधन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कार्य? सबकी सुरक्षा, बिल्कुल सही है। राहत शिविर की देखभाल, ये भी सही है। चिकित्सा व्यवस्था करना, ये भी सही है। यानी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से अधिक। तो देखिए, आपदा प्रबंधन से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ईजिली बना सकते हैं। कुछ है नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका टोटल 72 क्वेश्चन हमने आपको करवाया, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी रखना, ठीक है। और भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जो सेट वगैरह दिया हुआ है उसको बनाते रहिए। अब मैं लगातार जो है 1 वीक आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए संबंधित क्लास हैं वो मैं लूँगा, ठीक है। तो कल तो संडे है, तो मंडे से आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड और करेंट अफेयर्स, तो जो लोग एचएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास अरेंज किया जाएगा। उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आपको करवाऊँगा, ठीक है। और साथ साथ जो आपका करेंट अफेयर्स है सबके लिए, करेंट अफेयर्स जो सेशन होगा वो सबके लिए होगा, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो एचएम के लिए ही होगा, ठीक है। तो जो भी लोग हैं वो आप जो भी ऐप खोलते होंगे तो उसमें ऐप में हेडमास्टर वाला जो कोर्स है उसमें जो भी लोग, बहुत कम ही लोग जुड़े हैं, 4-5 लोग ही जुड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको लास्ट में अभी करवाऊँगा, ठीक है। देखिए, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मुझे भी पढ़ाने का इच्छा करता है, और बहुत कम लोग जुड़ते हैं तो पढ़ाने आप भी सोच सकते हैं, ठीक है। मात्र 4 लोग ही इसमें इन्वॉल्व हुए थे एचएम के कोर्स में, जबकि आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो इसमें जब आप जाते होंगे तो कंटेंट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको दिखता होगा, तो इसमें सारे टॉपिक यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे नई शिक्षा नीति है 2020, निश्चित रूप से 2-4 क्वेश्चन आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका बाल विकास है उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है। तो ये सब थ्योरी पढ़ा करके आपके ऑब्जेक्टिव सेशन लिए जाएंगे। बाल्यावस्था है, बहुआयामी वृद्धि है, व्यक्तिक भिन्नताएं जैसे है, तो सारे टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से आपको किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और साथ साथ इस पे आधारित जो है ऑब्जेक्टिव सेशन आपको जो कैप्सूल के माध्यम से दिया हुआ है उसको भी आपको देखना है। यहाँ बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, वन लाइनर भी नई शिक्षा नीति का है, शिक्षक की सामान्य विधियाँ, व्यावसायिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, पढ़ाने का तरीका, शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए,
ऑब्जेक्टिव सेशन भी लिया गया और टेस्ट भी इसमें डालेंगे। कंप्यूटर शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, खेलकूद की क्या महत्व है, वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जो होता है एसआर रिपोर्ट वो क्या होता है, उसके बाद अभी तक जो शिक्षा के संवैधानिक विकास हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन के भी बहुत सारे पीडीएफ डाले हुए हैं। तो जो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड जिनका रहेगा तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो इस टॉपिक का पीडीएफ देखिए और क्लास जो होगा वो लगातार जो है आपका मंडे से होगा, तो उसमें लगातार आप लोग कंटिन्यू सुनते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बनने वाला क्वेश्चन होगा आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। और कुछ थिंकर विचारक से रहता है 2-4 क्वेश्चन, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक दिन आपको थिंकर विचारक के बारे में भी बता दिया जाएगा किनका क्या सिद्धांत दिया गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उससे कहीं अच्छा है, बेहतर है कि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं उसी पे फोकस कीजिए। और अगर 120 क्वेश्चन रहता है तो अगर आप उसमें 60 से 65 ले आते हैं तो आप एचएम बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, मेन चीज़ पढ़ के जाना है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई टॉपिक से कई बार आ गया तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और आप लोग, मैं गारंटी के साथ बोलूँगा, जो भी लोग जुड़े हैं एचएम का, गारंटी चारों का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। भरोसा रखिए। और आप विशेष करके, ठीक है, जो आपका उधर का पोर्शन है जीके जीएस पे, उस पे फोकस कीजिए, मैथ पे फोकस कीजिए, रीजनिंग पे फोकस कीजिए। बाकी ये आप स्वयं बना लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको जो है गाइडलाइन दे दूंगा, 1 सप्ताह लगातार आप स्वतः ही बना लेंगे। ये सब आपका क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल आधारित क्वेश्चन होता है, जो कि आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक बच्चे को क्या चाहिए, ठीक है। आप एज ए टीचर खुद को और बच्चों को केंद्र में रख के अगर आप आंसर बनाइएगा, ऑप्शन में आप इजीली ढूंढ लीजिएगा 1 से अधिक, और इनमें से कोई नहीं पे भी आपको जोड़ दे के आंसर निकालना होता है बस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान इधर आपको नहीं होना पड़ेगा एग्ज़ाम में, भरोसा रखिए, ठीक है। बाकी अगर आपका जीके जीएस बेहतर है, सारा वीडियो देख लिए है, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, गारंटी के साथ में बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि एक तरीका होता है एग्ज़ाम निकालने का। आप लोग जो है बोलते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका है जहाँ से आप मैक्सिमम पोर्शन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, आप कितना भी पढ़ के जाइएगा लेकिन वो बनेगा वही जो आपको पहले से प्री माइंड डिफाइंड, आपका माइंड में वो पहले से पूर्वाग्रह जो आपके दिमाग में आप व्यवस्थित है वहीं से आप बनाइएगा, ठीक है। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाल विज्ञान से, बाल मनोविज्ञान से, ये सब आप खुद ही बनाइएगा। बाकी ऐसे हम आपको प्रयास करेंगे कि जो सिलेबस है लगभग उसके टॉपिक इसमें आपको वीडियो पीडीएफ भी बहुत सारा डाले हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। और फ़ायदा आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में मिलने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करते रहिए। करेंट अफेयर बहुत जल्द 2 से 3 दिन में मैं आपको फरवरी मार्च अप्रैल चल ही रहा है, अब ख़त्म हो गया, तो 3 महीने का लगातार आपको 4-5 दिन लेके 6 दिन लेके करवा दूंगा, ठीक है। बाकी भी लोग, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, अगर क्रैश कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए। और प्रशासनिक सेवा का भी इसके बाद आपका कंटिन्यू जो है मेंस ओरिएंटेड, चूँकि प्री में सबका सेम ही है, चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड चाहे आप ये एचएम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप टीआरई के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए अभी जो पढ़ाई ये सब प्रशासनिक सेवा का भी है, सबका सिलेबस सेम ही है। मेंस ओरिएंटेड बैच आपको, जो लोग मेन रूप से प्रशासनिक सेवा का बोल रहे हैं, तो मेंस के लिए आपका जब मेंस का बैच स्टार्ट होगा तब होगा, क्योंकि अभी प्री की तैयारी होती है, तो प्री में यही सब चीज़ें सबका सेम ही है, कॉमन है। प्री की जो तैयारी होती है वो सबका सेम ही होता है। टीचर का पढ़िए, चाहे आप प्रशासनिक सेवा का कीजिए, एचएम का कीजिए, यानी बीपीएससी अगर कोई भी एग्ज़ाम लेती है, क्लर्क का भी लेगी बीपीएससी, तो उसका भी सिलेबस सेम ही है। तो परेशान नहीं होना है, जितना भी चीज़ हमने पढ़ाया है वही चीज़ प्रशासनिक सेवा का भी है। अभी भी जो मैं क्लास ले रहा हूँ प्रशासनिक सेवा का ही है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने का बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि बीपीएससी आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछती है। और ऑलरेडी हमने आपको टॉपिक वाइज हर एक विषय को पढ़ा रखा है, उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए, आपको प्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा करेंट अफेयर्स आपको डीपली अपडेट करने की आवश्यकता होती है प्रशासनिक सेवा में,
बाकी सबका सिलेबस सेम है, उतना ही सिलेबस प्रशासनिक सेवा का भी है, उतना ही सिलेबस आपके टीचर के एग्ज़ाम का भी है। ठीक है, बस अपना अपना सिलेबस और क्वेश्चन पेपर ज़रूर इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको देखिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या आपको नहीं आता है, ये सब आप देखिए, तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद भी प्रयासरत रहिए, केवल टीचर के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि आप खुद भी जो है जितना दिमाग लगा सकते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, हम लोग टीचर हैं, जो सच्चाई है, तो हमारे पास जो टाइम है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन आप जब उसी कार्य के लिए है, पूरा दिन अगर आप उसी कार्य के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आपको अपना माइंड का यूज करना होगा, प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा, क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उसको एनालिसिस कीजिए, और फिर उन टॉपिकों को विशेष रूप से पढ़िए। बाकी मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ सारा टॉपिक है जो आपके कंटेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।